ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने जो है वो चैप्टर 1 में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी थी और हमारे सिलेबस में 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की गई है। सबसे पहले एडम स्मिथ की, जो कि इकोनॉमिक्स के फादर और फाउंडर कहलाते हैं। सर मैं आपसे पूछना भूल गई, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है या साइंस बैकग्राउंड? सर साइंस बैकग्राउंड से, तो ठीक है, पहली दफ़ा ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। देखो इकोनॉमिक्स बेसिकली नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो रहा होगा कि इकोनॉमिक्स में मेनली हम इकोनॉमी के हवाले से डिस्कशन अपनी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स की 2 मेन ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो वर्ड एग्रीगेट से निकला है, यानी लार्ज लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लगा रही होती है, ये सारी वो इश्यूज हैं जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं। ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हमारी डिस्कशन क्या होती है, इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है। और जो इकोनॉमिक्स है ना हमारी, वो मेनली एक प्रॉब्लम पे जो है वो बेस कर रही होती है, जिसकी वजह से आप यूँ समझ लो कि ये सब्जेक्ट बना। उसकी मेन जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। हम कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। रिसोर्सेज में बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल टाइम भी एक रिसोर्स है, ठीक है, मनी भी रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ये सोर्सेज लिमिटेड है और हमारी जो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि भाई हमारी जो इंडिविजुअल्स की वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हमारी ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सोच समझ के ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट एलोकेट कर सकें, ठीक है ना। तो ये आप इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखेंगे प्रीवियस, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी थी, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था और इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, हिबा आपको भी नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छा। नबीला आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? नबीला आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, सही। तो हमने काफ़ी इसको डेफिनेशंस को दूसरी क्लास में भी डिस्कस किया था। आप तीसरी दफ़ा डिस्कस करेंगे ना तो ये लोग बोलेंगे मिस खुदा का वास्ता अब नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ उसको रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा, सही है ना। तो हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की। इनमें क्या डिफरेंस था, कौन सी डेफिनेशन सबसे अच्छी डेफिनेशन है, वो आप देख लीजिएगा। फिर हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से बात कर रही थी कि क्या इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है, ठीक है। फिर फर्दर हमारी डिस्कशन हुई थी। तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि तुम देख लोगे, कल के दिन ही जो है ना वो कवर हो जाएंगे। 2 क्लासेस ही तो हैं ज़्यादा, और है भी 1 घंटे की क्लास ना, 2 घंटे मैक्सिमम आपके लगेंगे, आप आराम से क्लियर हो जाएगी आपको। तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे हम थे, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ठीक हो गया। हमने कहा था कि भाई सबसे पहले इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स की क्या डेफिनेशन है। तो गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि गुड्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रही है और हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, यानी हमारे लिए कोई ना कोई बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर रही हो, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। और याद रखिएगा गुड्स कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी इनटेंजिबल गुड्स में कौन क्या चीज़ें आ जाती है, सर्विसेज आ जाती हैं। एजुकेशन क्या है, इनटेंजिबल गुड्स है। डिफरेंस पता है टेंजिबल इनटेंजिबल गुड्स का? नहीं पता। देखो टेंजिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेंजिबल है। इनटेंजिबल एजुकेशन, सर्विस है ना, जो जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, वो सारी की सारी जो है
वो इंटेंजिबल गुड्स में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स दोनों की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन की बेसिस पर हम गुड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस कर ली थी और ये लोग मुझे समझाएंगे कि हमने क्या समझा था, ठीक है ना। हमने 2 टाइप्स इसमें डिस्कस करी थी, मैरिड गुड्स और डीमेरिड गुड्स, ठीक है जी। तो हानिया, जिसका नाम याद हो जाता है वो तो वैसे ही फंस जाता है, ठीक है। तो हानिया, मैरिड गुड्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। अगेन कोई अगर तुमने गलत एक्सप्लेन करा तो मेरे हाथ में कोई डंडा वंडा तो है नहीं, ठीक है ना, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो बिल्कुल रिलैक्स होके जितना समझ में आया था वो एक्सप्लेन कर दो अपने वर्ड्स में। क्यों, इसकी रीज़न क्या बताई थी हमने, क्यों अंडर कंज्यूम हो रही होती है? क्योंकि कभी-कभी अंडर प्रोड्यूस भी रह जाती हैं। नहीं, देखो अंडर कंज्यूम होंगी तो अंडर प्रोड्यूस होंगी, एक चीज़ की डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन असल बात है अंडर कंज्यूम क्यों हो रही है? क्योंकि एक इंडिविजुअल उनको हासिल करते हुए सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है और अपने बेनिफिट और कॉस्ट देख रहा है, वो पूरी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा, ठीक है। वो सिर्फ अपना देख रहे कि मैं अगर एजुकेशन हासिल करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा और नहीं हासिल करता तो क्या नुकसान होगा। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे ना हासिल करने से सिर्फ मेरा नुकसान नहीं है, पूरी सोसाइटी का नुकसान है। तो अगर वो इतने बड़े लेवल पे कॉस्ट देखेगा तो वो हर सूरत एजुकेशन हासिल करेगा, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, इस वजह से जो है वो उसको उसकी इम्पोर्टेंस इतनी रियलाइज नहीं हो पा रही है कि कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। इस वजह से अंडर कंज्यूम हो रहे होते हैं। वेरी गुड। एक्सटर्नैलिटी, चलो थोड़ा सा इन लोगों से पूछना ना। शाजिब, एक्सटर्नैलिटीज यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज से क्या मतलब है? तुम ये भाई एक पेज सर्कुलेट करो दोबारा से, ज़रा अपने नाम लिख कर देना, वो पेज मुझसे मिस हो गया और ये आज हमें न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है तो इनका नाम भी मेरे तक पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, आप देख रहे होगे कि मैरिड गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। आपको नहीं पता मैरिड गुड्स किसे कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैरिड गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं। आप शाजिब हमें समझाएंगे कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज से यहाँ पे क्या मतलब है? जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही हो, जैसे कि एजुकेशन, सिर्फ हमें फ़ायदा दे रही हो और हमारी सोसाइटी को। तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या बताया था मैंने? थर्ड पार्टी इफेक्ट। देखो एक्सटर्नल इफेक्ट हम कहते हैं ना कि अगर कोई एक्टिविटी थर्ड पार्टी तक भी उसका इफेक्ट जा रहा है, एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट करिए, उसका मतलब ये कि उस एक्टिविटी से जिनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, अगर उनको भी उस एक्टिविटी से इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम कहेंगे भाई ये एक्टिविटी एक एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। अब ये एक्सटर्नल इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में मैंने आपको स्मोकिंग वगैरह की एग्जांपल दी थी। क्या अगर एक बंदा स्मोक कर रहा है तो जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं वो डायरेक्टली उनको उस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही है ना वो बना रहे हैं उसको, ना वो खरीदने वालों में से, लेकिन उन तक भी उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने एजुकेशन का बताया था कि एजुकेशन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, क्योंकि जो बंदा एजुकेशन हासिल करे सिर्फ उस तक नहीं फ़ायदा पहुंच रहा, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो जितने एजुकेटेड लोग होंगे उतना हमारी जो है वो जो वर्क फोर्स है उतनी पढ़ी लिखी लिटरेट आपके जो है वो वर्क फोर्स होगी, और जितना पढ़ा लिखा बंदा होता है उसमें स्किल्ड वर्कर भी वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को हर चीज़ को ज़्यादा जल्दी जो है वो समझ रहा होता है। और फिर ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए पढ़े लिखे लोग ही अच्छे हैं ना, जो कि कानून का भी जिन्हें पता हो, रूल्स वगैरह सब फॉलो करने वाले हों, हर चीज़, ठीक है ना। तो जो मैरिड गुड्स हैं ये मैंने एक एग्जांपल दी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन लिखी हुई थी कि मैरिड गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशल वेलफेयर, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बड़े अच्छे समझे जाते हैं ये गुड्स। दीज गुड्स आर एज्यूम्ड टू बी सोशली डिजायरेबल, यानी सोसाइटी के लिए क्या है, डिजायरेबल है, अच्छे हैं। These may be under consumed and even under produced by way of the prevailing market mechanism। ये जो टर्म लिखी हुई है ना by way of the prevailing market mechanism, इसका यहाँ पे मतलब ये बनता है कि अगर इसको मार्केट पे छोड़ दिया जाए, मार्केट पे छोड़ने का क्या मतलब है,
मार्केट में दो मेन फोर्सेस हैं, डिमांड एंड, इन्हें हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? मार्केट फोर्सेस। अगर इन्हें मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो बायर जितनी डिमांड करेगा कि भाई जितने ज़्यादा लोग एजुकेशन हासिल करना चाहेंगे उतनी ही इंस्टीट्यूट्स उनको प्रोवाइड करेंगे उस फैसिलिटी को। लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है कि इंडिविजुअल्स इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इस बात पर डिस्कशन करी थी कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलवा रहे होते। तो जितनी इस एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए और लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए ये सर्विस, उतनी कंजम्पशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इसकी प्रोविजन भी नहीं हो पाती है। तो फिर क्या होता है कि क्योंकि हम इंडिविजुअल तो सिर्फ अपना फ़ायदा अपना नुकसान देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या देख रही होती है? पूरी सोसाइटी का फ़ायदा। तो गवर्नमेंट को पता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है पूरी सोसाइटी के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट कहती है कि यार अगर मैंने इसको मार्केट में छोड़ दिया तो ये उतना कंज्यूम नहीं हो पाएगी और इतनी प्रोडक्शन इसकी नहीं हो पाएगी, इतनी प्रोविजन नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, इसमें बहुत फैसिलिटेट किया जाता है स्टूडेंट्स को, लो बिल्कुल कॉस्ट पे पढ़ाया जाता है ताकि लोग इनकरेज हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मेरिट गुड है, अच्छा है सोसाइटी के लिए। जबकि डीमेरिट गुड्स पे गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे गुड्स पे जो कि बैड कंसिडर किए जाते हैं सोसाइटी के लिए, जो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, उन पे क्या लगा देती है? टैक्सेस लगा देती है ताकि लोग क्या करें? कम कंजम्पशन करें। और जब लोग कम कंजम्पशन करेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को और प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है गवर्नमेंट, और मेरिट गुड की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को इनकरेज कर रही होती है। ठीक है ना? सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करके। चलिए जी आगे आते हैं। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और इसको हम कह रहे हैं कि भाई थर्ड टाइप ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन जो हमारे पास आ जाती है उसे हम कह रहे हैं पब्लिक गुड्स। नाम से कुछ पता लग रहा है कि पब्लिक गुड्स हैं, तो कौन से गुड्स होंगे? जो पब्लिक को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो पूरे जितनी भी इकोनॉमी में जितने लोग हैं उन सबको जो प्रोवाइड किया जाए जो चीज़, उन्हें पब्लिक गुड्स कह रहे हैं। और इसका दूसरा मतलब ये बन रहा है कि जब आप पब्लिक से रिलेटेड कोई बात कर रहे होते हो तो उसमें गवर्नमेंट आ जाती है कि पब्लिक गुड्स हैं, तो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी। अच्छा, ये कौन से गुड्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? और समटाइम्स स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैरिट गुड्स भी फिर पब्लिक गुड्स नहीं हो गए, क्योंकि मैरिट गुड्स में भी गवर्नमेंट आ रही है। ठीक है, लेकिन इस बात को समझिएगा, पहला डिफरेंस जो मैरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स में है, पहला डिफरेंस वो ये डिफरेंस है कि मैरिट गुड्स में आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी दिख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी दिख रहे हैं, प्राइवेट पार्क्स भी दिख रहे हैं, एग्जाम्पल जो हमने यूज़ करी थी। लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस या प्राइवेट पार्क्स इनफ नहीं है, तो गवर्नमेंट उसमें अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी दे रही है। ठीक है ना? प्राइवेट स्कूल्स भी आपको दिख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी दिख रहे हैं। कि गवर्नमेंट क्यों बना रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस वाला जो है ना काफ़ी हाई है, तो सारे इंडिविजुअल्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट तो चाह रही है सब हासिल करे एजुकेशन, इस वजह से गवर्नमेंट भी जो है उसमें शामिल हो रही है। पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनको एक प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोवाइड ही नहीं करता, उसका फ़ायदा ही नहीं है प्रोवाइड करने में। क्यों? ये ऐसे गुड्स हैं जिनकी हर इंडिविजुअल कोशिश करता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेनिफिट मिल जाए उसे। फॉर एग्जांपल, इसमें ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है? दो कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है ना? मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिख देती हूँ। एक लिखा हुआ है नॉन राइवलरी और एक लिखा हुआ है नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। अब नॉन राइवलरी समझने से पहले तो राइवलरी समझ में आनी चाहिए ना कि पहले राइवलरी की टर्म का मतलब क्या है। राइवल से मतलब राइवल टर्म तो सबने सुनी ही होगी। राइवल टर्म किस सेंस में यूज होती है? कोई अक्सर फर्म्स वगैरह कह रहे हैं ना भाई ये हमारी राइवल फर्म है, ये राइवल है, हमारे राइवल्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स।
कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना, राइवल्स में कंपटीशन आ जाता है, राइवलरी के अंदर कंपटीशन आ जाता है। अब राइवल हम कह रहे हैं इज गुड में कैरेक्टरिस्टिक है राइवलरी की, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर ये सेट ऑफ मोबाइल, ये जो मोबाइल सेट है, जब मैंने इसको परचेज कर लिया तो इसका बेनिफिट अब सिर्फ किस तक महदूद है? मुझ तक। अब यही सेम पीस ऑफ मोबाइल कोई और नहीं ले सकता और इसका बेनिफिट कोई और नहीं ले सकता। तो राइवलरी हो गई ना कि भाई एक चीज की ये सप्लाई है, अगर इतने इंडिविजुअल्स ने ले लिया, बाकी इंडिविजुअल्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका फायदा सब तक पहुंच रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी इसमें नॉन राइवलरी है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। मोबाइल फॉर एग्जांपल आईफोन कोई न्यू आपका जो है वो लॉन्च होता है, तो क्या होता है? पहले से ऑर्डर्स आ जाते हैं, लोग ऑर्डर कर देते हैं कि भाई एक जो है वो मखसूस उसकी सप्लाई है ताकि हमें मिल जाए। राइवलरी है ना, कंपटीशन है, भाई हमें उसका फायदा पहुंचे, क्योंकि सब तक नहीं पहुंचेगा उसका फायदा, जो वो उसको परचेज कर पाएगा सिर्फ उसी तक फायदा रहेगा। लेकिन नॉन राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक जिस कमोडिटी में होगी, वो एक दफा सप्लाई कर दी गई तो उसका फायदा पूरी इकोनॉमी के लोगों को होगा। सवाल ये आता है भाई ये कौन सी चीज़ है? इसको समझने से पहले हम पहले दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अगेन इसको पहले पॉजिटिव सेंस में समझो। एक्सक्लूडिबिलिटी, हम कह रहे हैं भाई फला गुड में एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है अगर सप्लायर प्रिवेंट कर सके कि भाई मैं, अगर वो ना चाहे तो वो बायर को ना खरीदने दे, यानी बायर खरीदना चाह रहे, सप्लायर बोले भाई नहीं मैं नहीं लेने दूंगा, क्यों? क्योंकि आपने इसके लिए पे नहीं किया। तो जब तक बायर पे नहीं करेगा, अगर सप्लायर से रोक पा रहा है, एक्सक्लूड कर पा रहा है उस सर्विस को अवेल करने से या उस कमोडिटी को खरीदने से, तो हम बोलेंगे इस गुड में या इस सर्विस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? एक्सक्लूडिबिलिटी की, यानी एक्सक्लूजन इज पॉसिबल। सप्लायर रोक पा रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ भाई मोबाइल फ़ोन की शॉप पे, मैं कहती हूँ भाई मुझे ये मोबाइल देना है, मैंने मोबाइल उठाया, चल दी, जाने देंगे मुझे? नहीं ना, भाई पे तो करो। नहीं पैसे नहीं है, ऐसे ही लूँगी। तो सप्लायर लेने देगा मुझे? नहीं लेने देगा ना, वो मुझे रोक देगा कि यार जब तक पे नहीं करेंगी तब तक आपको कैसे लेने दूं मैं। तो एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है ना, एक्सक्लूजन पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जो एक दफा सप्लाई कर दी गई तो आप किसी को रोक नहीं सकते उसको अवेल करने से, चाहते हुए भी। आप अगर उसने पे किया उसके लिए या ना पे किया, आप उसको रोक ना पाए अवेल करने से। तो हम बोलेंगे कि इस चीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक्सक्लूडिबिलिटी की। यानी हमने समझा कि एक ऐसी कमोडिटी की हम बात करने जा रहे हैं या एक ऐसी सर्विस की बात करने जा रहे हैं हम, जो कि जिसकी जब एक दफा सप्लाई कर दी जाती है तो उसका फायदा सबको पहुंचता है और आप किसी को भी उसका फायदा लेने से रोक नहीं सकते। वो गुड्स, अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन हो जाती हैं किसी चीज में, तो हम बोलेंगे कि ये कौन से गुड्स होंगे। अब एग्जाम्पल पे बात करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सबसे पहले आप इसकी एग्जाम्पल ले लें, डिफेंस सर्विस। गवर्नमेंट आपको डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है कि भाई हमारी फौजें खड़ी हुई हैं बॉर्डर्स पे और ये सब सबको मिल रहा है ना, या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को मिल रहा है, सबको इसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई ठीक है हमें एक फैसिलिटी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड की गई है। क्या आप किसी को इससे रोक सकते हैं? नहीं भाई, रोकने के लिए क्या करना? मुल्क से निकालना पड़ेगा उसको। मुल्क में रहते हुए तो सबको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है ना, डिफेंस फैसिलिटी सबको मिली है। अब एक इंडिविजुअल एक कोई कोशिश करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कि हमने अपनी फौज बनानी है और हमने जो है ना वो प्राइवेट फौज बनानी है अपनी, तो उसके लिए उन्हें क्या जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए लोगों को पे करना पड़ेगा ना। अब जब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जिसकी वजह से मैंने आपको इनिशियली कहा कि इसको गवर्नमेंट के अलावा कोई और प्रोवाइड नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल वो आपके पास आया, आपसे बोला कि भाई हम एक फौज बना रहे हैं अपनी जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी देगी, ये सब आपको इतना पे करना है। अब हर इंडिविजुअल इस पॉइंट पे क्या सोचेगा कि यार अगर एक दफ़ा ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई तो मुझे तो कोई नहीं रोक सकता इसको अवेल करने से, ठीक है ना। मैं तो खुद ब खुद मुझे फ़ायदा मिलेगा इसका, और अगर सिर्फ मैं पे नहीं करता तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बाकी तो सब पे कर देंगे ना। हर कोई ये चाहेगा कि फ्री में उसको ये फैसिलिटी मिल जाए,
क्योंकि उसको पता है कि एक दफ़ा ये सर्विस प्रोवाइड कर दी गई तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी एग्जाम्पल देती हूँ, स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी है, ठीक है ना। अगेन कोई स्ट्रीट लाइटनिंग कोई आपका लगा रहा है आपके इलाके में और वो हर घर घर आके जो है ना वो आपसे फी रिसीव कर रहा है कि भाई इसकी ये कॉस्ट है, आप पे करें, हम आपके इलाके में स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रहा है। अब सारे दे देंगे पैसे? यहाँ पे तो यूनियन के पैसे कोई नहीं देता, ठीक है। तो इस सब क्या सोचेंगे कि यार एक दफ़ा अगर स्ट्रीट लाइट्स लग गई तो मुझे रोका जाएगा कि भाई आप इस स्ट्रीट लाइट के नीचे से नहीं गुजर सकते। पॉसिबल है एक्सक्लूजन? पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, मुझे मुफ्त में मिले, मैं पैसे क्यों दूँ? बाकी सब प्रोवाइड कर देंगे, हो जाएगी फैसिलिटी, मैं नहीं दे रहा। तो हर इंडिविजुअल एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। समझ में आ रहा होगा फ्री राइडर प्रॉब्लम, यानी हर कोई क्या क्या चाह रहा है, मुफ्त में मिल जाए फैसिलिटी, क्योंकि एक्सक्लूजन पॉसिबल, बोलो भाई, नहीं है। एक्सक्लूजन मुझे कोई सर्विस को अवेल करने से नहीं रोक पाएगा, इसलिए मैं चाहूंगी मुफ्त में ही मिल जाए मुझे। तो इन द एंड होगा क्या, कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा इसके लिए, जिसकी वजह से फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है हमें? गवर्नमेंट की भी तो कॉस्ट आ रही है ना। गवर्नमेंट को पता है यार मेरे पास सोर्स है, मैं तो टैक्स लगाऊंगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो ज़ाहिर पूरी इकॉनमी को चला रही है, उसके तो लॉज हैं, उसको पता है कि यार कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी टैक्सेस के थ्रू हमसे रिसीव करती है, डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है उसको टैक्सेस के थ्रू रिसीव कर रही होती है। तो इसमें डिफेंस सर्विस आ जाएगा एग्जाम्पल में, आपकी स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। हाईवे नेटवर्क्स वगैरह भी यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हुए होंगे आपके पास। तो ये सारी जो है वो नेशनल डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। वो हाईवे नेटवर्क्स वगैरह ही आप कह लें, ठीक है। तो ये सारे पब्लिक गुड्स हैं। तो क्या डिफरेंस समझ में आया मैरिड गुड्स और पब्लिक गुड्स में, दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वजह जो चीज़ सबको फायदा पहुंचा रही है वो नॉन प्राइवेट। मैरिड और पब्लिक गुड्स का डिफरेंस आपको क्या समझ में आना चाहिए कि मैरिड गुड्स से गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें एक्सक्लूडिबिलिटी पॉसिबल है। अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ तो मुझे फीस देनी पड़ेगी ना, बगैर फीस के मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो एक्सक्लूजन पॉसिबल है ना, ठीक है ना। और अक्सर राइवलरी भी होती है, अक्सर आपको राइवलरी भी देखेगी कि भाई इतनी हमारे पास इतनी सीट्स अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे होता है भाई इतनी सीट्स अवेलेबल है, कंपटीशन है ना। मतलब अगर आपने अवेल कर ली वो फैसिलिटी तो ठीक है, वरना आपको उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। आजकल तो बहुत हो गया, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बात तो बाद में आती है, स्कूल में लेवल में हो गए। 2.5 साल की उम्र में अगर आपने बच्चे को या 1.5 साल की उम्र में करवा दिया एडमिशन तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो अब तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सारी जो है वो आपको मैरिड गुड्स में एक्सक्लूडिबिलिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, जबकि पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। इसी वजह से उनको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसका फायदा ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है उसका, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो पब्लिक गुड्स का ऑपोजिट क्या होगा? पब्लिक गुड्स का ऑपोजिट क्या होगा? प्राइवेट गुड्स, जिनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलेगी? राइवलरी की। जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी कि ये पीस ऑफ सेट अगर मेरे पास तो इसका फ़ायदा सिर्फ किस तक लिमिटेड है, मुझ तक, इसका फ़ायदा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या समझी? इसकी कोई ना कोई कॉस्ट है जो अगर मैंने नहीं पे करी तो मुझे ये कमोडिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज़ में कंबाइन हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये गुड्स कौन से हैं? तो जनरली प्राइवेट गुड्स तो आपको पता, मुझे कोई एक एग्जांपल नहीं दे सकती, इसकी तो सारी एग्जांपल्स ही प्राइवेट गुड्स की हैं। पब्लिक गुड्स की स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। प्राइवेट गुड्स तो सारे एग्जांपल हैं, आपकी गाड़ियाँ हो गई, मोबाइल फोन्स हो गए, सारी ब्रेड हो गया, सिंपल, बहुत सारी एग्जांपल आप इसमें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स जब समझ में आ जाता है तो प्राइवेट गुड्स समझना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? लास्ट आपके पास एक टाइप आ जाती है जिसको उन्होंने क्या बोला है?
क्लब गुड्स। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को रीड करिएगा और मुझे बताइएगा कि कुछ क्या समझ में आ रहा है आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के, कुछ सेंस डेवलप हो रहा है? क्लब गुड्स में मतलब एक्सक्लूडेबिलिटी है लेकिन नॉन राइवल से। इसमें दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन हो रही हैं। अभी तक हमने प्राइवेट गुड्स में पढ़ा कि एक्सक्लूडिबिलिटी होगी तो राइवलरी भी होगी, पब्लिक में पढ़ा कि अगर नॉन राइवलरी होगी तो नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी होगी। इसमें वो क्या कह रहे हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन हो रही है। कह रहे हैं एक्सक्लूडिबिलिटी की तो कैरेक्टरिस्टिक है बिल्कुल प्राइवेट गुड की तरह। जैसे ही एक्सक्लूडिबिलिटी की टर्म आप देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई ऐसी कमोडिटी या सर्विस है जिसको अवेल करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा और आपने पे नहीं किया तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि एक पॉइंट तक, एक सर्टेन पॉइंट तक इनकी जो कंजम्पशन है ना वो क्या है, नॉन राइवल की टर्म जब आपके पास आती है तो आपके जहन में सबसे पहली बात जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको एक साथ बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ये कोई ऐसी सर्विस है या कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका फायदा एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, जॉइंट कंजम्पशन हो रही है जिसकी। लेकिन कह रहे हैं कि जब तक नॉन राइवल रहेगी, जब तक कंजेशन नहीं हो जाती, जैसे ही कंजेशन होना स्टार्ट होगी, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, तो इसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, राइवल। जैसे ही राइवल हुई, राइवल का होने का मतलब क्या है, राइवल अब कंपटीशन हो गया है। अब एक बंदा चाह रहा है कि भाई इसको ना मिले ये चीज़, मुझे मिले, इसको ना मिले। अब मैं आपको आसान से इसकी एग्जांपल देती हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल लगती है मुझे, वाईफाई सर्विस। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ होगा, मुफ्त में लग गया, पे किया ना आपने, नहीं करते पे तो नहीं आपको ये सर्विस मिलती। तो एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल है। सिर्फ आप ही के घर में चलता है वाईफाई, नहीं घर के बाकी मेंबर्स के पास भी होता है। और अक्सर तो क्या होता है, हमारे पास कोई, हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, आते साथ बोलते हैं ज़रा वाईफाई का पासवर्ड बताना, पूछते हैं ना, आप उनको भी बता देते हैं। लेकिन अगर गेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए, ठीक है ना, एक पॉइंट तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती किसी को पासवर्ड बताने में, आप भी यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, क्या मसला है, नॉन राइवल चल रहा है ना, अभी तो कोई कंपटीशन नहीं है, सबको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर दावत हो गई है घर में और बहुत सारे लोग सब नहीं मांग लिए तो अब आपका नेट नहीं चल रहा, स्लो हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, एक चीज़ खोल रहे खुल ही नहीं रही है, अब आप क्या बोलोगे, अक्सर होता भी है, तुम बंद कर दो ज़रा, मेरा नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, कंजम्पशन उसकी क्या हो गई है, राइवल होना स्टार्ट हो गई है। अब एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अब सबको इक्वल बेनिफिट नहीं हो रहा। तो एक पॉइंट तक उसकी कंजम्पशन क्या रही, नॉन राइवल, सबको फायदा हो रहा है, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कंजम्पशन होना स्टार्ट हुई, आपने बोला यार अब जो है ना मेरा फ़ायदा जो है ना मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप वो सारी चीज़ें जो कि क्लब से उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे ली क्योंकि आपके क्लब्स वगैरह की भी एग्जांपल इसमें ली जा सकती है। आप स्विमिंग पूल्स की एग्जांपल ले सकते हैं। स्विमिंग पूल में एक बंदे के लिए तो नहीं होता ना, स्विमिंग पूल है वो, ठीक है ना, तो एक वक्त में बहुत सारे लोग को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक ही स्विमिंग पूल में आप 20-30 लोगों को डाल दो, आपको कोई मज़ा आएगा? एक जगह पे खड़े रहोगे तो लोग यार निकालो, मतलब एक स्विमिंग पूल में मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं, ये 20-30 लोग हैं तो कोई मज़ा ही नहीं आ पा रहा। तो अगर हम एक जगह पे उसकी कैपेसिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को शामिल कर देंगे तो फिर उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, राइवल हो जाएगी, फिर आपका बेनिफिट दूसरे की वजह से कम हो रहा होगा। तो इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हैं। सिनेमा हॉल्स की एग्जांपल यूज़ हो सकती है, उसकी भी कैपेसिटी है एक पार्ट पे, फिर आप भी इंजॉय करेंगे, इतना लोगों को बढ़ती है, लोग जो है ना इतना शोर शराबा हो रहा है कि आपको भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये आई होप कि आपको क्लब गुड्स की बात समझ में आ गई होगी कि एक्सक्लूडिबिलिटी पे करना पड़ेगा, नहीं पे किया तो सर्विस नहीं मिलेगी, और एक पॉइंट तक जॉइंट कंजम्पशन है, किसी को किसी से मसला नहीं है। लेकिन अगर कंजेशन होने लग जाएगी तो यही राइवल बन जाएगी कंजम्पशन। तो 5 टाइप्स हमने समझी। मैरिड गुड्स सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे गुड्स हैं, डिज़ायरेबल हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं,
डीमेरिट गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, सोसाइटी के लिए बैड कंसिडर किए जाते हैं, गवर्नमेंट उनको डिस्करेज करने की कोशिश करती है। पब्लिक गुड्स जिनमें नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, ये एमसीक्यूज में आता है कि पब्लिक गुड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश एंड डैश, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, और इसी वजह से इनको सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है, इंडिविजुअल्स का फायदा नहीं है उनको प्रोवाइड करने में। प्राइवेट गुड्स जिसमें राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, क्लब गुड्स जिसमें एक्सक्लूडिबिलिटी और नॉन राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक है टिल अ पॉइंट वेयर कंजशन। वेलफेयर ट्रस्ट तो आपके वैसे हैं तो नॉन प्रॉफिट, वो तो है ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ना, वेलफेयर के लिए जो है वो लोगों की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उनको आप मैरिट गुड्स में भी शामिल कर सकते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनका खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट। वेलफेयर ट्रस्ट से गवर्नमेंट के होते हैं, वेलफेयर इदारे से गवर्नमेंट में खोले हुए होते हैं, नहीं इंडिविजुअल्स में खोले हुए होते हैं। अच्छा जी, सेकंड स्लाइड हमारे पास आ जाती है। आज हमारी कोशिश होगी, देख लेते हैं कि चैप्टर 1 असल में मेरा क्या सीक्वेंस रहता है। चैप्टर 1 में मैं एक साथ कंप्लीट नहीं पढ़ाती, रीज़न ये है कि आप इसको ऐसे समझ लो कि चैप्टर 1 2 सेक्शंस में डिवाइड है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो सेक्शन 2 है उसमें कोई एक थ्योरी आ जाती है, थोड़ी सी ग्राफ भी आ जाता है, जो अभी इनिशियल लेवल पे समझाना सही नहीं रहता, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम 2 तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे। एक वो ग्राफ होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफरेंस पता हो। एक होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ्स, एक होते हैं नॉन लीनियर ग्राफ्स जो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहे होते, कर्वी लीनियर होते हैं, कर्व शेप के आ रहे होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको इनिशियल लेवल पे पढ़ाना चाहिए, पहले उनको समझाना इनिशियली आसान होता है। जो कर्वी लीनियर होते हैं वो उसके बाद आए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो क्योंकि जो सेक्शन 2 है उसमें कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है जो कि कर्वी लीनियर है, तो इसलिए मैं इनिशियल लेवल पे नहीं पढ़ाती। तो हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, सेक्शन 2 अभी नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 1 के बाद कंप्लीट करने के बाद हम किस चैप्टर पे आ जाएंगे, चैप्टर 2 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश है कि मेरी आज की क्लास में हम सेक्शन 1 जो है वो अपना कंप्लीट कर लें, लेट्स सी। अच्छा जी, अब अगेन टाइप्स ऑफ गुड्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो देखिए भाई, मुझे आप लोग बताइएगा, नॉर्मली जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, चीज़ों की डिमांड करना बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, हमारा बिहेवियर है ना, ठीक है ना। ये कहा जाता है कि इसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि कभी हमारी इनकम बढ़े और हमारे एक्सपेंडिचर्स ना बढ़े। अभी हमारा, और अक्सर तो ये होता है ना कि हाँ अभी हमारी इनकम बढ़ी भी नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशन है किसी चीज़ की, बीसी खुलने वाली है नेक्स्ट मंथ, पैसा आने वाला है, या किसी भी दूसरे सोर्स से, तो आज ही हमारे एक्सपेंसेस उसके सोच कर ही बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली इंडिविजुअल्स का बिहेवियर क्या है कि जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपनी डिमांड भी, अपनी कंजम्पशन भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर इनकम बढ़ने से हम चीज़ों की डिमांड बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, अब इनका नाम रखा ही इस वजह से गया क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम चीज़ों की डिमांड भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उन गुड्स की डिमांड जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड बढ़ाते हैं, इनकम कम होने से डिमांड कम कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नॉर्मल गुड्स। इसका मतलब ये कि इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी इनकम बढ़ी, हमने कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ाने की वजह कम कर दी, उन गुड्स को उन्होंने क्या नाम दिया है, ना टर्म से पता लग रहा है ना, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से होंगे, जिनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी क्या होगी, इंफीरियर होगी, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, जिनको वो लोग ज़्यादा परचेज कर रहे होंगे जिनकी इनकम क्या होगी, कम। तो जिन लोगों की इनकम कम होती है वो ऐसे गुड्स ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, और जब उनकी इनकम बढ़ती है
तो ऐसे गुड्स की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड कमोडिटीज़, ठीक है, जिनकी लो इनकम है वो ज़्यादातर सेकंड हैंड कमोडिटीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, बेहतर से बेहतर चीज़ों की तरफ आते हैं, फिर हम सेकंड हैंड चीज़ तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप कह लो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी एग्जांपल ली जाती है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इंफीरियर गुड है, लेकिन ये सम टाइम तो लोग प्रेफर कर रहे होते हैं अपनी ओन ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग करना, तो ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बाय ट्रेन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसमें भी दो चीज़ें, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इकोनॉमी क्लास से जाओ या बिजनेस क्लास से जाओ। तो जिनके पास कम इनकम है या जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो नॉर्मली इकोनॉमी क्लास प्रेफर करते हैं, और जब इनकम बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, फिर बिजनेस क्लास से जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक इंफीरियर गुड की एग्जांपल हो गई आपकी। फिर इसके आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आप ये कह लो कि भाई आसान एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि समटाइम हम जाते हैं भाई कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने, भाई आप केले खरीदने जा रहे हैं उसमें 2 क्वालिटीज़ रखी हुई हैं, टमाटर खरीदने जा रहे हैं उसमें 2 क्वालिटीज़ रखी हुई हैं, भाई ये सस्ता वाला है, थोड़ा सा उसमें आपको कुछ थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी होगी उसकी, और ये जो है ना ये इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो क्या जो सस्ते वाले होते हैं उनको कोई नहीं खरीद रहा होता, उसमें रखना ही नहीं चाहिए, उसको तो खरीद रहे होते हैं ना लोग, तो जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको खरीद रहे होते हैं, और जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो कौन से खरीद रहे होते हैं, नॉर्मल गुड्स, जो आपके बेहतर क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हमने ये समझा, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं हो रही है, वो गुड्स जिनका इनकम के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि हम ये टर्म बहुत बार इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये कि अगर दो आपके पास वेरिएबल्स हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। तो अगर इनकम बढ़ रही है और हम डिमांड भी बढ़ा रहे हैं, इनकम कम हो रही है तो हम डिमांड भी कम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कौन से गुड्स हैं आपके, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि इनकम बढ़ रही है तो हम डिमांड क्या कर रहे हैं उन चीज़ों की, कम कर रहे हैं, इनकम कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई ये इन गुड्स का आपस में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है वेरिएबल्स का। तो अगर इनकम का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन आ रहा है तो वो कौन से गुड्स होंगे, इंफीरियर गुड्स होंगे। इंफीरियर गुड्स समझ में आए, मुश्किल बात तो नहीं है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पे एडिशनल लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही होगी इलास्टिसिटी की, इनकम इलास्टिसिटी। इसको अभी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, अभी आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये टॉपिक आपका चैप्टर 3 में आएगा, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो उस वक्त हम समझ लेंगे कि नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, इन्फीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होने का क्या होता है, तो उस टाइम पे समझ लेंगे। अभी आपकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी समझनी है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड बढ़ा देते हैं, और इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इनकम ज़्यादा होगी तो आप इन्फीरियर गुड्स खरीदोगे या नॉर्मल गुड्स पे जाओगे, नॉर्मल गुड्स पे जाओगे ना, तो आपने डम कम कर दी ना। फॉर एग्जांपल पहले आपने जो है वो सेकंड हैंड मोबाइल सेट रखा होता, ठीक है, अब आपकी इनकम बढ़ी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी, तो अभी भी सेकंड हैंड मोबाइल ही लोगे, न्यू मोबाइल लोगे ना। तो सेकंड हैंड मोबाइल की डिमांड कम कर दी ना आपने, मतलब पहले एक चीज़ की आप डिमांड किया करते थे, अब आप उसकी डिमांड नहीं कर रहे हो, तो ये डिमांड कम होने कहना आ रहा है, मतलब इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दी। हाँ, इंफीरियर गुड्स की तो बात हो रही है कि इनकम बढ़ने से जिन गुड्स की हम डिमांड कम कर देते हैं वो इंफीरियर गुड्स हैं, और इनकम कम होगी तो हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। सुपीरियर गुड्स, नाम से पता लग रहा है, इनको हम लग्जरी गुड्स भी कहते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल गुड्स की ही टाइप में आ रहे हैं, क्योंकि जिनकी इनकम ज़्यादा होगी वही खरीदेंगे ना इन गुड्स को, लेकिन ये कहला रहे हैं कि दे आर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स का मतलब ये कि इनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एक ख़ास इनकम लेवल अगर आपका होगा तभी आप इनको खरीद पाएंगे, एंड यू कैन नॉट बाय बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना।
जैसे कि लग्जरी कार्स वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हमारी इनिशियल तो दो ही हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स तो हमें पता ही है, आसान सी बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। हिबा और नबीला अभी तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, बस इसका भी कॉन्सेप्ट होगा डिमांड और इनकम का। और मैंने कहा ना कि नॉर्मल गुड्स की ही टाइप है ये, यानी लग्जरी गुड इनकम बढ़ेगी तभी खरीदोगे ना, ज़्यादा होगी तो खरीदोगे ना। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनकम एक ख़ास लेवल को रीच करेगी तो खरीद पाओगे, हर इनकम लेवल वाला नहीं इनको खरीद सकता, तो इस पॉजिटिव ही रिलेशन है। लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड कह रहा है, ठीक है ना। यानी अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि आप इनको अफोर्ड कर पाओ, ठीक है, तो आप उनको नहीं खरीद पाओगे। लेकिन नॉर्मल गुड्स तो हम कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी तो हम उनको खरीद लेंगे, लेकिन सुपीरियर गुड्स की हम कह रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करेगी इनकम तो आप खरीद पाओगे इन गुड्स को, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है कोई भी पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर कहीं पढ़ा है इससे पहले कॉन्सेप्ट? डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, क्या मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर से? जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतना टाइम जो है कम वेस्ट होगा। हम कहते हैं कि भाई कि हम अगर अपने वर्क प्रोसेस को किसी भी कोई भी काम है हम उसको हम नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड कर दें और हर टास्क सेपरेट पर्सन को असाइन कर दें जो उस काम को करने में बेस्ट हो, तो उससे क्या होगा, काम की स्पीड बढ़ेगी, काम बहुत एफिशिएंटली होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और याद रखना कि ये बात अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ ये पॉइंट पूरी इकोनॉमिक्स में काम आएगा आपके, स्पेशली माइक्रो के अंदर, कि हम कहते हैं कि जब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है ना तो कॉस्ट के बढ़ने की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझें, अक्सर आपने बात ऑब्जर्व की, आप कहते हैं कि भाई यार अगर मैं इस बिजनेस में गया तो उसकी डिमांड कम है, तो जब मैं कम चीज़ें प्रोड्यूस करूँगा ना तो मुझे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन जब मैं ज़्यादा खरीदूँगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगा तो मुझे कॉस्ट क्या आ जाएगी, कम आएगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, इसको अभी समझ लीजिएगा ताकि अभी ही इसी पॉइंट पे क्लियर हो जाए। एक मशीन है, आपने उस मशीन को परचेज करा 1 लाख, ठीक है, आप उससे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट 50 यूनिट्स, ठीक है। आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही होगी, यानी 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उस 1 लाख की मशीन जो आपने परचेज करी है, तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, आउटपुट से डिवाइड करके। जब आप आउटपुट से डिवाइड करके निकालेंगे तो आपके पास ऑन एवरेज 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी कि 1 यूनिट मुझे कितने का पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप 1 लाख को 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपके पास भाई, ठीक है ना। और अगर मैं इसी मशीन को यूज करके यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो फिर मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, पर यूनिट कॉस्ट 500 हो जाएगी। तो जब मैं सिर्फ 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही थी, 2000। और जब मैंने आउटपुट इंक्रीज करा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और 50 से मैं 200 यूनिट प्रोड्यूस करने लगी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होकर कितनी हो गई, 2000 से 500। तो ये आपने देखा कि जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, 1 यूनिट पे जो ऑन एवरेज कैसे हो रही है, इस वजह से हो रही है कि जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होती है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आप कम प्रोड्यूस करोगे तो वो कॉस्ट कम यूनिट्स में डिवाइड होगी, ज़्यादा आ रही होगी।
जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वही कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होने की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं, इस तरीके से देखो, हम फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि यार, एक और एग्जांपल देती हूँ, आप देखो कि 2 बेकरीज हैं, ठीक है ना, एक बेकरी में हर काम मैनुअल हो रहा है, ठीक है ना, जबकि जो दूसरी बेकरी है उसमें जो है वो बड़े इक्विपमेंट्स और वगैरह यूज़ करके जो है ना वो सब काम हो रहा है। टोटल कॉस्ट किसकी ज़्यादा आ रही होगी, जो मैनुअल जहाँ काम हो रहा है या जहाँ मशीन्स के थ्रू काम हो रहा है? टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, मतलब टोटल वे में मशीन से जहाँ काम हो रहा है टोटल कॉस्ट तो वहीं ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप एवरेज कॉस्ट निकालोगे ना, तो क्योंकि मशीन से जहाँ काम हो रहा है वहाँ प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने की वजह से, ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कॉस्ट क्या हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट जहाँ मैनुअल काम हो रहा होगा वहाँ ज़्यादा आ रही होगी और जहाँ मशीन के थ्रू काम हो रहा होगा वहाँ कम आ रही होगी। तभी हम कहते हैं ना कि जो लार्ज फर्म्स होती हैं उनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आ रही होती है। लार्ज फर्म्स के लिए सर्वाइव करना आसान है, स्मॉल फर्म्स के लिए लार्ज फर्म्स के लिए सर्वाइव करना आसान है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात जहन में बैठी कि जब हाँ यही जबरदस्ती अगर हम मार्केट में जाएं उससे क्या हमें ये सामान चाहिए, वो कितना अगर आप ज़्यादा सामान लोगे तो आपको इसकी एक रीज़न यही है, एक रीज़न, बहुत सारी रीजंस होती हैं इसके पीछे, इसमें एक रीज़न ये कि बल्क में परचेज करने की वजह से आपको डिस्काउंट फैसिलिटी, यही बात कर रहे हो ना, आपको डिस्काउंट भी मिलता है और बहुत सारे फायदे मिल रहे होते हैं जिसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट में कमी आती है, ठीक है। लेकिन आपने प्योरली इस बात का, इसमें आपने बस एक पॉइंट ये समझना है कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन करी जाती है तो पर यूनिट कॉस्ट में टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, बस ये बात दिमाग में बिठाना। समटाइम्स में टोटल और एवरेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रही। डिवीजन ऑफ लेबर में आप कह रहे हो कि अगर एक ही बंदा अगर सारे काम कर रहा है तो कॉस्ट कम, उसको सिर्फ एक को सैलरी देनी है ना, लेकिन आप उसी वर्क प्रोसेस से को 4 बंदों से काम करवा रहे हो तो टोटल कॉस्ट तो 4 बंदों की ज़्यादा आएगी ना, लेकिन वो 4 बंदे इतनी प्रोडक्टिविटी देंगे कि वो 4 लोगों की प्रोडक्टिविटी में कॉस्ट डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास टोटल कॉस्ट का और एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अब ये बात मैं क्यों बताई, अब इसको समझते हैं। कहने के भी डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि आप अपने वर्क प्रोसेस को नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड करें और हर टास्क को सेपरेट ग्रुप ऑफ पर्संस को असाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टेबल बनाने का जो प्रोसेस है उसको आपने डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जांपल, कटिंग द वुड, assemble the table, polish the table and delivers the table in the market। एक टास्क को आपने 4 टास्क में डिवाइड कर दिया। अब वुड कट करने के लिए आपने एक बंदा रख लिया, ठीक है, इस टेबल को सैम्पल करने के लिए दूसरा बंदा रख लिया, पॉलिश करने के लिए तीसरा बंदा रख लिया और टेबल को डिलीवर करने के लिए मार्केट में आपने चौथा बंदा रख लिया। जब एक ही बंदा ये चारों काम कर रहा था तो आप सोच सकते हैं कि उसे एक टेबल को बनने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब आपने 4 लोगों को असाइन कर दिया तो एक दिन में पता नहीं कितनी टेबल बन जाएंगी, सही है ना। तो अब इसका फ़ायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ लेबर से होता क्या है, फ़ायदा क्या हो रहा होता है आपको। नंबर 1, specialization occurs when workers use specialized skills and knowledge for completing specific assigned tasks. Specialization increases efficiency and productivity as each worker performs the same task repeatedly। जब आप एक ही काम कर रहे होगे, आपको ये नहीं है कि भाई मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एक बंदा जब चारों काम कर रहा होता है तो वो चारों में एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब एक इंडिविजुअल है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जैसे छोटी क्लासेस में होता है ना, एक ही टीचर है, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस सब में एक्सपर्ट होंगी वो। क्या हो सकता है मैथ्स वो बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाती हो लेकिन साइंस और कंप्यूटर उनको कोई ख़ास नहीं आती हो, काम चल रहा है, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। तो अगर आप हर सब्जेक्ट उस बंदे को असाइन कर दो जो उसमें स्पेशलिस्ट है, जिसकी एक्सपर्टीज उसमें है, तो क्या होगा,
हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो आप सोचेंगे कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली जो है ना वो काम होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब आप एक टास्क रिपीटेडली करते हो उससे भी स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है। आपको पता चलता है कि अच्छा कम टाइम में मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आने स्टार्ट होता है कि यार ये काम ऐसे भी किया जा सकता है, जल्दी ऐसे भी किया जा सकता है, बेहतर इसमें परफेक्शन ऐसे भी लाई जा सकती है। तो स्पेशलाइजेशन भी क्रिएट होती है और स्पेशलाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। नो टाइम इज वेस्टेड मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। बात आ गई समझ में। स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर स्पेशलाइजेशन से कॉस्ट बढ़ती, कम नहीं होती, टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। रीजन बताया था ना कि अगर एक एक्सपर्ट काम करेगा तो वो प्रोडक्टिविटी क्या देगा, बहुत ज़्यादा, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा यूनिट में स्प्रेड होगी, टोटल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर ये नहीं होता तो जो लार्ज फर्म्स में आपको दिखता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए, ये भी तो डिवीजन ऑफ लेबर ही है ना, भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट डिफरेंट है आपका, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट डिफरेंट है आपका, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में जो आता है उसको रख लेते हैं, नहीं भाई एक्सपर्टीज़ है आपकी तो आपको रखेंगे उस डिपार्टमेंट में, तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही होती है। भाई एक्सपर्ट रखोगे तो ज़्यादा नहीं लेगा वो आपसे, सैलरी ज़्यादा लेगा ना, तो फिर इस तरीके से तो उनको रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों रखते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि वो एक्सपर्ट इतना अच्छी सर्विस परफॉर्म करेगा, इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे हमारा प्रॉफिट कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें वही वाली बात हो रही है कि बड़ा फेमस सेइंग है ये कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना। सारे काम करना जानोगे तो किसी एक में मास्टर नहीं होगे, किसी एक में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे, तो एक काम करो और उसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। इन एन इंटरनेशनल कैनवस, अच्छा अभी तक हम इंडिविजुअल्स लेवल पे बात कर रहे थे, अब ये फिफ्थ पॉइंट में कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं कि जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्किल्स वेरी करती हैं, कि एक बंदा वाला काम में बड़ा एक्सपर्ट है, एक बंदा दूसरे काम में, एक बंदा को टीचिंग बड़ी अच्छी आती है, एक बंदा फार्मिंग बहुत अच्छी करता है, एक बंदा दूसरा खाना पकाना उसको बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से कंट्री लेवल पे भी अगर हम देखें तो हर कंट्री डिफरेंट चीज़ों में उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम कहते हैं भाई पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, ठीक है ना। किसी दूसरी कंट्री की हम बात करें, अगर फॉर एग्जाम्पल यूएस की बात करें तो उसके जो है वेपन्स वगैरह ये सब चीज़ें बड़ी फेमस कंसिडर की जाती हैं। हर कंट्री की, किसी कंट्री की जो है वो चाय टी जो है वो बड़ी फेमस है, किसी की कोई दूसरी चीज़ बड़ी फेमस है। तो हर कंट्री को डिफरेंट चीज़ों में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, ठीक है ना। तो हम अगर हम बोले कि पाकिस्तान हर चीज़ बनाने लग जाए और हर चीज़ एक्सपोर्ट करने लग जाए तो कॉस्ट क्या आ रही होगी, ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम उस चीज़ को बनाएं जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है तो हमारी कॉस्ट कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से क्या आएगी, कम आएगी, तो उसमें हमारा फ़ायदा है। तो ये बस यही बात जो ऊपर इंडिविजुअल लेवल पे बात करी वो यहाँ पे कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। और ना ही अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव से भी साथ साथ बताती रहती हूँ तो पेपर पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं आया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आगे आ सकता है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ ताकि आपका फीडबैक जो मिले उससे फिर आपको बात समझने में भी आसानी होगी। आप एक फॉर्म है उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में समझिएगा। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं, हम कहते हैं भाई मैंने ना फला कंपनी के इतने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इकोनॉमिक कहती है इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम उन एक्सपेंडिचर्स को इन्वेस्टमेंट कहते हैं जो कि कैपिटल गुड्स पे हो रहे हो, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन हो रही हो। कैपिटल गुड्स समझे थे ना हमने, कौन से गुड्स कहते हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह। तो ऐसी एक्सपेंडिचर जिसके थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, न्यू कैपिटल गुड्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यू कैपिटल गुड्स का एडिशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर एक फर्म है, उसकी फर्म में 2 प्लांट्स लगे हैं और उसको एक तीसरा प्लांट लगाना है,
ठीक है, उसको लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि भाई वो बैंक से जाके लोन ले कि भाई मुझे इतना लोन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर उसको उससे भी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो क्या करता है, फिर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स फ्लोट करता है, होता है ना, सुना हुआ है ना, ये तो सबने, शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो ये जो बैंक्स हो गए या स्टॉक मार्केट हो गई, ये सब आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट कहलाती है, जहाँ पे मोबिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की। अभी मोबिलाइजेशन किसके पास रिसोर्सेज जा रहे होते हैं, हम कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा किसके पास से आता है, इकोनॉमी के अंदर से ही आएगा ना। कुछ लोग होंगे जो लेंडर्स कहलाते हैं, जो पैसा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोरोवर्स कहलाते हैं, जो पैसा ले रहे होते हैं। लेंडर्स कौन है, लेंडर्स वो लोग हैं जो क्या कर रहे होते हैं, सेविंग्स। तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस ऑफ मनी होता है, जो उस एक्सेस को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें भी इकोनॉमिक्स में सेविंग में भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम कहते हैं यार हमने घर में ना वो एक गुल्लक रखा हुआ है, उसमें हम पैसे डाल लेते हैं, हमने इतना पैसा सेव कर लिया है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो पैसा कभी यूटिलाइज हो पाएगा, 5 साल में वो गुल्लक में ही पैसा रहेगा ना, वो वही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप वही पैसा बैंक में या शेयर्स में लगा दो तो वो पैसा आगे यूटिलाइज होगा, ऐसा ही है ना। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि घर में पैसा रखना सेविंग नहीं है, वो होल्डिंग की टर्म में आता है, जमा कर रहे हैं आप पैसा, सेव नहीं कर रहे हैं। तो सेविंग किसे कहते हैं कि आपने किसी ऐसी जगह पैसा लगाया जो आगे यूटिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना। अब कुछ लोग हैं जो सेवर्स हैं, जिनको मैं क्या कह रही हूँ, लेंडर्स, पैसा देने वाला। इन्होंने जो भी एक्सेस ऑफ मनी थी उनकी, उससे ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए स्टॉक मार्केट में या बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो ये सेविंग मोबिलाइज होके कहाँ आ गई, सेविंग सेवर से मोबिलाइज होके कहाँ आ गई, कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट में वो लोग आएंगे जो कौन है, बोरोवर्स, जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो ये वही सेवर्स का पैसा किसके पास चला जाएगा, इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा थ्रू कैपिटल मार्केट। तो इस तरीके से किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है। अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि सेविंग बहुत कम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर देती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा क्या होगा, फंड्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। क्योंकि सेविंग ही चैनलाइज होकर किस में कन्वर्ट होगी, इन्वेस्टमेंट में। बात आई समझ में, सेविंग ज़्यादा होगी तो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इनको बस मैं कवर, स्कार्सिटी समझाने की जरूरत तो नहीं है, पता है लिमिटेड रिसोर्सेज। आई थिंक ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, बस इसको कवर करके क्लास एंड करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसने ये टर्म लाजमी पढ़ी हुई होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है, हम इकोनॉमिक्स में एक बात कहते हैं कि भाई देयर इज नो फ्री लंच। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी तरीके का, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर होती है। आप क्लास ले रहे हैं, इसकी भी कॉस्ट है, मॉनेटरी टर्म में भी और नॉन मॉनेटरी टर्म में भी। मॉनेटरी टर्म में कि आपको पे कर रहे हो आप, नॉन मॉनेटरी टर्म में कि इस टाइम जो आप क्लास ले रहे हो इस टाइम आप कुछ और भी कर सकते थे, उस काम को आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस करके ये क्लास लेने के लिए आए हो। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो किसी भी तरीके का, उसके पीछे कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर इन्वॉल्व होती है। उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये कह रहे हैं, इसमें आप एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अपने पास, कि द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। is called opportunity cost. The cost of the next best alternative that foregone is called opportunity cost. अब ये next best alternative का क्या मतलब है, इसको अभी समझेंगे आप। पहले आप डेफिनेशन लिख लें। The cost of the next best alternative that foregone is called opportunity cost.
मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आपका जो टाइम है इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रॉबिन्स ने कहा था ना, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो टाइम का एक यूज क्या था कि आप क्लास ले रहे थे, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट क्या था? तो सबका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट हो सकता है डिफरेंट हो। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट का मतलब ये कि अगर ये ना करते तो क्या करते, अगर ये ना करते तो क्या करते। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से मेजॉरिटी बोलती है कि भाई हम इस टाइम पे अगर क्लास ना लेते तो क्या कर रहे होते, सो रहे होते। तो आपकी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आप सो नहीं पाए, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यार सोना भी तो एक आपको बेनिफिट यूटिलिटी दे रहा है ना। या फिर एक बंदा कहता है कि हम इस टाइम पे अगर मैं क्लास नहीं लेता तो मैं जॉब करता, तो जो सैलरी वगैरह वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसकी क्या है, इस क्लास को लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो डिपेंड करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर नहीं सोते तो क्या करते, तो आप और भी कोई ऑल्टरनेट बता सकते हैं। लेकिन समझने की बात ये कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट था ना, कि आप बोल रहे हैं कि यार ये नहीं करता तो मैं ये करता, वो क्या है, उस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन आप सोए क्यों नहीं, क्लास क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि आपने अपने जहन में एनालिसिस किया कि ज़्यादा बेनिफिट किस में, क्लास लेने में, इस वजह से यू आर हियर, ठीक है ना। तो यही डिसीजन मेकिंग है जो इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उन सारे ऑप्शंस को एनालाइज करोगे कि कौन सा ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाना है। ये इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सेक्शन 1 आप यूँ समझिए कि हमारा कंप्लीट हो गया है। एक छोटी सी स्लाइड हमारी रहती है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ये मुश्किल से इसमें 5 मिनट लगेंगे जस्ट हमें समझना है कंज्यूमर के रिस्पेक्ट, कंज्यूमर कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा होता है, फर्म्स कैसे कर रही होती हैं फेस, और गवर्नमेंट कैसे करती है। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको MCQs के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, मुझे नहीं पता आप लोग MCQs सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। लास्ट क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो कुछ ने किया था, कुछ नहीं किए थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में 30 तक मैं आपको बता दूं कि हमने ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है अपना सिलेबस कि क्योंकि MCQs बेस्ड पेपर है, तो मैंने हर चैप्टर के MCQs प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको और आप लोगों की तैयारी हो सके। तो चैप्टर 1 के MCQs मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे। मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि अब तक मैंने जो मटेरियल सेंड करा है अगर वो आपको रिसीव नहीं हुआ तो वो मैं आपको सेपरेट जो है वो भेज दूँ। तो 30 तक हमने लास्ट क्लास में कहा था कि हम कर सकते हैं, तो वो पूछने थे ना आप लोग उससे आगे। इट्स ओके हो गई क्लास, बस मैं एंड कर। अच्छा एक सेकंड, मैं बस आपको क्विकली बता देती हूँ। सर आ गए क्योंकि 63 लिखिएगा, 1 to 63 MCQs। हाँ बस मैं एंड कर रही हूँ। 1 to 63 MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वो MCQs जो आपसे सॉल्व नहीं हुए या जो आपको समझ में नहीं आ रहे, आपने क्या करना है और आपने क्यों नहीं किया, आपको ग्रुप में भेजना चाहिएगा ना। आप मुझे जो PRC ओरिएंटेशन वाली ग्रुप है, भले अभी फ़िलहाल हमारा वही ग्रुप है, बस मैं इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के बाद सेपरेट ग्रुप बना लूँगी। तो आप उस ग्रुप में मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दें, या आप मुझे सेपरेट भी मैसेज कर सकते हैं, कोई